नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनीष कुमार शर्मा। तो आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो विद्यार्थियों, हम जो क्लास सेवन्थ की जो बुक है सामाजिक की, उसमें हम जो भूगोल वाला पार्ट शुरू कर चुके हैं। उसमें हम अब तक 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और तीसरे चैप्टर का पहला पार्ट मैंने आपके लिए डाल दिया है। तो आप इन जो वीडियो को जिसने नहीं देखा है उनको एक बार देखें आप, और फिर इन जो आगे वाला वीडियो देखें ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो आज हम बात करते हैं स्थलाकृतियों के बारे में। हम इसमें किस किस के बारे में बात करेंगे? नदी के कार्य के बारे में, पवनों के बारे में, जो समुद्री तट होते हैं उनके बारे में, हिमोड़ है, पुलीन है, इनके बारे में हम इससे जो मैं बता रहा हूँ इसमें हर चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और जो अंडरलाइन है उनको तो आपको याद करना ही है। तो ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना। चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। मुख्य स्थलाकृतियां। अब स्थलाकृतियां क्या होती है? देखिए, अपक्षय व अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रही है। मतलब अपर्दन का मतलब क्या होता है? टूट। अपक्षय मतलब टूटना, अपर्दन का मतलब कटाव होना। कि पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। यहाँ सेलों का जो मतलब है वो है चट्टाने। कि पृथ्वी की सतह से चट्टानों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल है, मैंने भी बताया था आपको, जल के बारे में पढ़ेंगे। पवन है, हिम मतलब बर्फ है, जिसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। समझ में आ गया? क्षय का मतलब कमी होना, वो क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। किसको? जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को हम क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। देखिए, वायु के द्वारा अपर्दन होता है, जल के द्वारा होता है, मृदा के द्वारा भी होता है। अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं, मतलब एक स्थान पर जमा करते हैं। अपरदन और निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। तो नदी कौन कौन सी स्थलाकृति बनाती है, पवन कौन सी बनाती है, इनके बारे में हम बात करेंगे। एक बार थोड़ा पहले इसको देख लें एक बार, कि विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात है और सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका की वेंजुला का एंजल जलप्रपात। इसको आपको याद रखना है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, आपको बोलना है वेंजुला। और कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित कौन सा है? नियाग्रा। और अफ्रीका और जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित कौन सा है? विक्टोरिया जलप्रपात। इनको भी आपको याद रखना है कि कौन सा। अगर मैं यहाँ बात करूँ भारत की, कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा है? जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात है। और कौन से राज्य में है? वो कर्नाटक राज्य में है। कंप्लीट यहाँ तक की बात। आगे बात करते हैं नदी के कार्य, कि नदी के कार्य क्या क्या होते हैं। ध्यान से सुनना। पहला तो आपको ध्यान रखना है कि जलप्रपात क्या होता है। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है, कटाव होता है। जब किसी नदी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सेल मतलब चट्टान या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो वो क्या बनाती है? जलप्रपात बनाती है। ये देखो आप, ये जलप्रपात है, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा आपको, ये वाला। ये देखो, ध्यान से देखो इसको, कि कठोर सेल जल की द्वारा शक्ति द्वारा काटे गए मृदु सेल। ये देखो चट्टाने हैं बनी हुई, यहाँ से पानी टपक रहा है, ये आ रहा है। ये क्या है? आपके लिए जलप्रपात है। ये लिखा भी है जलप्रपात। और आपको पता ही है कि कौन सा सबसे ऊंचा है और भारत का जलप्रपात कौन सा है, इसको मैंने आपको बता दिया है। तो ये आपको याद करना है। आगे की बात करते हैं विसर्प। विसर्प का मतलब होता है कि नाम से पता होता है, जैसे कि सर्प के द्वारा जैसे मोड़ होते हैं उनको बोलते हैं विसर्प। मैं आपको भी बताता हूँ, एक बार इनको मैं रीडिंग करवा रहा हूँ आपको, फिर इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हें बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। ये देखो आप डायग्राम में देखो ध्यान से आप, कि बाढ़ का जो विसर्प की बात है, नदी जैसे कि यहाँ से निकल रही है, जैसे ये यहाँ बन रहे हैं विसर्प बन रहे हैं। ये देखो, ये बीच में विसर्प बन रहे हैं, ये बन रहे हैं। जो ये मोड़दार यहाँ घूमती है सांप की तरह सर्पिला आकार में, देखो ये घूम रही है, ये घूम रही है। तो ये जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? विसर्प कहलाता है। आप डायग्राम को ध्यान से देखो। आगे बात करते हैं विसर्प के बाद में कि तटबंध क्या होता है, या तब विसर्प के बाद में बात करते हैं चाप झील है, इनके बारे में बात करते हैं। इधर देखें आप,
कि इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। अपर्दन मतलब कटाव, निक्षेपण मतलब जमाव, ये जमाव ही तो होता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं, धीरे धीरे पास में आते हैं और समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं मतलब अलग हो जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, चाप झील कहते हैं। जैसे कि ये विसर्प वाला हिस्सा था, जैसे ये वाला हिस्सा देखो, ये यहाँ से यहाँ ये कट गया, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, ये कटकर इससे अलग हो जाएगा। ये अलग होने का जो वाला हिस्सा है, इस अलग वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे, चाप झील कहेंगे। क्या कहेंगे, चाप झील कहेंगे। आगे बात करते हैं, कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी और पदार्थों को अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। कि जो मिट्टी और पदार्थों को जो हम अवसाद कहते हैं, उनसे क्या होता है, बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। जैसे ये ऊपर दिखा भी रखा है, ये बाढ़ का मैदान, ये पूरा जो है ये क्या है, बाढ़ का मैदान, ऐसा होता है। वापस चलिए, इसे ये हो गया था नदी के उत्थित, उत्थित मतलब उठा हुआ, तटों को तटबंध कहते हैं। तटबंधी देखिए आप, ये उठा हुआ जो भाग है नदी का, ये वाला भाग है, ये क्या कहलाता है, तटबंध कहलाता है। क्या कहलाता है, तटबंध कहलाता है। फिर आगे चलते हैं, समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है और नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। नदी अनेक धाराओं में क्या है, बट जाती है। आगे बात करते हैं, चलिए, कि जो बट जाती है तो हो जाती है, जिन्हें क्या कहेंगे हम, वितरिका कहेंगे। नाम से पता लग रहा है कि अलग अलग भागों में बटना एक तरह से वितरण होता है। वितरण से हम याद रख सकते हैं कि वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है, मतलब जो मलबा लाती है उसका जमाव करने लगती है और प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से क्या होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। क्या होता है, डेल्टा का निर्माण। देखिए वितरिका अलग अलग भागों में बट गई ना, ये मुख्य नदी है यहाँ पर, ये मुख्य नदी, इस मुख्य नदी से ये अलग अलग भागों में बट रही है। कोई इधर जा रही है, 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 कोई इधर आ रही है। तो ये क्या है, ये वितरिका है। और ये यहाँ पर क्या बना रही है, सभी मुहानों के अवसादों से ये क्या बना रही है, यहाँ पर डेल्टा बना रही है। क्या बना रही है, डेल्टा बना रही है। अब बात करते हैं अगले डायग्राम की ओर कि समुद्री तरंग के कार्य कौन कौन से हैं और समुद्री तरंग कैसे है। ये देखिए, आप पहले डायग्राम देखिए। समुद्री तरंगों द्वारा कौन कौन सी आकृतियां बनाई जाती है। एक तो स्टेक है, एक तटीय मेहराब है, एक समुद्री गुफा है। पहले आप इसको समझ लो कि ये क्या है। देखिए, ध्यान से देखना कि समुद्री तरंग के अपर्दन और निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार सेलों से टकराती है, मतलब चट्टानों से टकराती है, जिससे क्या है, दरार विकसित हो जाती है और समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, समुद्र। देखिए ये समुद्री गुफा आपको दिखाई दे रही है कि लगातार सेलों से टकराया, टकराने के बाद में क्या हुआ, इनमें दरार पड़ गई। दरार पड़ने के बाद क्या हुआ, बड़ी और चौड़ी हो गई। देखो, बड़ी और चौड़ी हो गई, चौड़ी हो गई, और इनको क्या कहा हमने, समुद्री गुफा नाम दिया। डायग्राम में देखो आराम से आप। अब आगे बात करते हैं कि इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिसमें हम क्या कहते हैं, तटीय मेहराब कहते हैं। इनमें क्या हुआ, आगे खाली छत ही बचती है। ये देखो दिखाई दे रहा चट्टान के अंदर, इसको हमने क्या जवाब दिया, तटीय मेहराब नाम दिया। ठीक है। इसके बाद लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें ही बचती है। दीवार जैसी इन आकृतियों को हमने क्या नाम दिया, स्टेक ना। देखो सब कुछ टूट गया, यहाँ पर खाली दीवार जैसी एक आकृति दिखाई दे रही है आपको। इसको क्या नाम दिया हमने, इसको नाम दिया हमने स्टेक नाम दिया। क्या नाम दिया, क्या नाम दिया, स्टेक नाम दिया। आगे बात करते हैं कि समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को क्या कहते हैं, समुद्र भृगु कहते हैं। ये भी ध्यान रखना कि समुद्र जल के ऊपर उठे हुए लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधा, ऐसे खड़ी रेखा है ना, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। और समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है, उसे क्या कहते हैं, पुलिन कहते हैं। किसे कहते हैं, कि समुद्री तरंगे
किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। ये तो बात हो गई समुद्र की। अब बात करते हैं हिमनद के कार्य। क्या बात करते हैं हिमनद के कार्य। देखिए दिखाई भी दे रहा, आपको दिखा देता हूँ पहले हिमनद। ये देखिए डायग्राम आराम से आप, ये हिमनद। अब हिमनद के कार्य क्या है, ध्यान से सुनना। देखिए हिमनद हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती है। हिमनद अपने नीचे कठोर चट्टानों से गोलाश में मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गोलाश में मिट्टी और पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती है। गहरे गर्त जो होते हैं, जैसे कि आपको पता भी होगा कि सबसे गहरा गर्त कौन सा है, प्रशांत महासागर का है, और वो कौन सा है, मैरियाना ट्रेंच है। पृथ्वी पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में क्या जल भर जाता है और वो क्या बना लेते हैं, सुंदर झील बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, सुंदर झील बना लेते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सेल, छोटे मोटे चट्टाने, रेत, तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं और ये निक्षेप क्या कहलाते हैं, हिमनद या हिमोड़ का निर्माण करते हैं। जो जमाव क्षेत्र होता है उससे क्या बनता है, हिमनद और हिमोड़ का निर्माण करते हैं। आगे की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, पवन के कार्य। पवन का मतलब आप जानते हैं हवा। आप पहले एक बार डायग्राम देखें इसका, कि जैसे बालू टिब्बे दिखाई दे रहे हैं आपको, देखो ये रेतीला जो मरुस्थल दिखाई दे रहा है आपको। अब बात करते हैं पवन के क्या क्या कार्य होते हैं। पवन के कार्य, रेगिस्तान में पवन अपरदन और निक्षेपण का प्रमुख कारण है। रेगिस्तान में आप छत्रक के रूप में, अर्थात एक छाती की तरह छत्रक के रूप में आकार के सेल देखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, छत्रक सेल कहते हैं। ध्यान रखना छत्रक सेल किसे कहते हैं। ये जो अंडरलाइन उनको सबको कॉपी में नोट करना है आपको, कि रेगिस्तान में छत्रक के आकार के सेल चट्टानें दिखाई देती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, छत्रक सेल कहते हैं। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसे सेल के आधार संकीर्ण व शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, बालू टिब्बा कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बालू टिब्बा क्या होता है, कि जब पवन का बहाव रुकता है तो रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, इनको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन व हल्के होते हैं, जब बालू कण बारीक होते हैं, तो उनकी वायु उनको उठाकर दूर ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे हमने क्या नाम दिया, लोएस कहा। और विशाल लोएस निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं, लोएस का सर्वाधिक जमाव कहाँ पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है चीन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, चीन में पाया जाता है। तो विद्यार्थियों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगले क्लास के अंदर अगले वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न उत्तर है वो मैं आपको हल करवाने वाला हूँ। तो विद्यार्थियों तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतर करते रहें। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।